कौन से की स्कॉलर्स ने इस पर काम किया है। ओके, तो शुरू करते हैं डेफिनेशन और कंसेप्चुअल क्लैरिटी से कि क्वालिटेटिव मेटा एनालिसिस इज ए सिस्टमैटिक मेथड। क्या करना है, ये कौन सा तरीका है, क्या हम सिस्टमैटिक करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। क्या चीज, फाइंडिंग्स जो बहुत सारी और क्वालिटेटिव स्टडीज से निकली हैं। यानी कि मान लीजिए जेंडर एजुकेशन है, आप इसी पे आपने दो चार क्वालिटेटिव स्टडीज हैं, उनके रिजल्ट्स हैं, उनकी फाइंडिंग्स है, तो उनकी फाइंडिंग को हमको इंटीग्रेट करना है, मतलब जोड़ना है, विश्लेषण करना है, उसका अर्थ निकालना है ऑन ए रिलेटेड टॉपिक, मतलब ऑब्वियसली रिलेटेड टॉपिक की स्टडीज होनी चाहिए। किस लिए कर रहे हैं ये सब, टू अराइव एट हायर ऑर्डर इंटरप्रिटेशंस एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स, ताकि हम कुछ हायर ऑर्डर इंटरप्रिटेशन पर पहुंच सकें। तो क्या क्या खास है इस डेफिनेशन में, सिंथेसिस करने जा रहे हैं आप, ब्रिंग्स टुगेदर फाइंडिंग्स फ्रॉम सेवरल क्वालिटेटिव स्टडीज, बहुत सारी गुणात्मक अनुसंधान के शोध के निष्कर्ष आपके पास हैं, आपको उनका संश्लेषण करना है। इंटरप्रेटिव है, आपको उसका अर्थ निकालना है, गोज बियॉन्ड समरी। देखिए, अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हमको कुछ काम मिलता है तो हम उसको समराइज कर देते हैं। समराइज करना काम नहीं है, हमको उसको समरी से बियॉन्ड जाना है, उसका एक नया अर्थ निकालना है। सिस्टमेटिक है, आप स्टेप्स फॉलो करेंगे, आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे और हायर ऑर्डर इसमें रिजल्ट्स निकल कर आएंगे, प्रोड्यूसेस ब्रॉडर थियोरेटिकल इंसाइट्स देन सिंगल स्टडीज। भाई इसीलिए कर रहे हैं, एक स्टडी से कुछ आया, एक स्टडी से कुछ आया, सबको जोड़ के आप कुछ हायर ऑर्डर सिंथेसिस इसमें करते हैं, ठीक ना। देन अब अंतर देख लेते हैं कि क्वांटिटेटिव मेटा एनालिसिस और क्वालिटेटिव मेटा एनालिसिस में क्या अंतर है। तो सबसे पहले डेटा की प्रकृति, ऑब्वियस है कि क्वांटिटेटिव है तो डेटा हमारा नंबर्स में होगा, स्टैटिस्टिक्स उसमें कुछ लगेगी, और क्वालिटेटिव में टेक्स्ट होगा, थीम, नैरेटिव होंगे। गोल क्या है मेटा एनालिसिस का, एग्रीगेट करना है, जोड़ना है, कंबाइन करना है आपको, है ना। और क्वालिटेटिव में आपको इंटरप्रिटेशन करना है, अर्थ निकालना है, विश्लेषण संश्लेषण करना है अर्थों का। फिर टाइप्स ऑफ स्टडीज में देखें तो मेटा एनालिसिस में आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज चलती हैं, आरसीटी कंट्रोल्ड ट्रायल करके इसका फुल फॉर्म है, वो चलता है। लेकिन क्वालिटेटिव मेटा एनालिसिस में एथनोग्राफी है, ग्राउंडेड थ्योरी है, फेनोमेनोलॉजी, हम लोग ने बातें की हैं क्वालिटेटिव इन रिसर्चेस की। स्टेटिस्टिकल टूल यस लगेगा मेटा एनालिसिस में, लेकिन क्वालिटेटिव में नहीं लगेगा, यहाँ सिर्फ आपको इंटरप्रेटिव एनालिसिस करनी है। आउटपुट क्या निकल के आएगा, मेटा एनालिसिस जो क्वांटिटेटिव होगी, स्टैटिस्टिकल समरी आएगी, पूल्ड एस्टिमेट आएगा कि सबका अलग अलग था, हमने जोड़ के पूल उसका एस्टिमेट निकाल दिया है। और क्वालिटेटिव में कोई नई थ्योरी निकल सकती है, कोई नया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क निकल सकता है। फिलोसॉफिकल बेस की बात करें तो जो क्वांटिटेटिव का फिलोसॉफिकल बेस है वही क्वांटिटेटिव मेटा एनालिसिस का भी है, मतलब पॉजिटिविस्ट और कुछ हद तक पोस्ट पॉजिटिविस्ट। लेकिन क्वालिटेटिव में ये बेस इंटरप्रेटिविस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट है। आप मेरे वीडियोस पुराने देखिए, आपको पता होना चाहिए क्वालिटेटिव जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसकी क्या फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स हैं। तो इंटरप्रेटिविस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट को उस वहां से जाके समझिए कि क्या है। और रोल ऑफ रिसर्चर की बात करें तो मेटा एनालिसिस में वो न्यूट्रल है, उसको कुछ करना ही नहीं है, उसको सिर्फ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला लगा के सारे रिसर्चर्स का इंटीग्रेशन कर देना है, ऑब्जेक्टिव रहेगा वो एनालिस्ट। लेकिन क्वालिटेटिव में वो एक्टिव इंटरप्रेटर की भूमिका में होगा और को कंस्ट्रक्टर होगा, जो भी मीनिंग निकल के आएगी उसके लिए। देन अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो सबसे पहले 1976 में, मतलब बहुत पुराना कंसेप्ट ये भी नहीं है, जेन ग्लास ने मेटा एनालिसिस का शब्द टर्म दिया क्वांटिटेटिव सिंथेसिस के लिए। फिर 1980 में एक क्रिटिक उभरा, ग्रोइंग क्रिटिक, लोग आलोचना करने लगे कि हम सोशल साइंसेज में प्योरली क्वांटिटेटिव सिंथेसिस मना करेंगे, मतलब आलोचक उसके हुए, उन्होंने कहा गलत है। फिर 1988 में नोबलिट एंड हेयर ने प्रपोज किया मेटा एथनोग्राफी, फर्स्ट फॉर्मल क्वालिटेटिव मेटा एनालिसिस मेथड। जहां QMA लिखा है उसका मतलब क्वालिटेटिव मेटा एनालिसिस है। तो मेटा एथनोग्राफी का पहला एक फॉर्मल मेथड इन्होंने प्रपोज किया 1988 में। फिर 1990 में क्वालिटेटिव सिंथेसिस एक्सपैंड हुई, नर्सिंग में यूज होने लगी, हेल्थ में और सोशल रिसर्चेस में। 2000 में पीटरसन एटल ने इंट्रोड्यूस किया मेटा स्टडी फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन, यानी कि 25-26 साल पुराना ये एजुकेशन में काम है। 2007 में थॉर्न एटल ने डेवलप किया मेटा सिंथेसिस एज एन इंटरप्रेटिव अप्रोच। 2010 में एंट्रिक की गाइडलाइन आती है, पब्लिश्ड फॉर ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग ऑफ QMA, आगे की स्लाइड्स में एंट्रिक का फुल फॉर्म है क्वालिटेटिव मेटा एनालिसिस के लिए। और 2020 में क्वालिटेटिव मेटा एनालिसिस जो है, मतलब 20s
यानी कि अभी भी 20s चल रहा है, वाइडली अडॉप्टेड इन एजुकेशनल पॉलिसी एंड करिकुलम रिसर्च, यानी कि स्वीकृत हो गई है अब ये अप्रोच कि हाँ शैक्षिक नीतियों में और पाठ्यक्रम अनुसंधान में हम इसको अपनाएंगे। ओके, पर्पस और सिग्निफिकेंस इसका देखिए कि उद्देश्य और क्या विशिष्टता है इसकी, कि ये एविडेंस को कंसोलिडेट कर देता है, ब्रिंग्स टुगेदर डिस्पर्स्ड क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स इनटू ए यूनिफाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए फिनोमेना। एक ही टॉपिक, मतलब रिलेटेड टॉपिक पे कई सारी क्वालिटेटिव रिसर्चेज है, किसी ने किसी एंगल से लिया होगा, किसी ने किसी एंगल से किया होगा, आप सारे एंगल को जोड़ते हुए उस फिनोमेना का एक और बढ़िया अर्थ निकाल कर दे रहे हैं, तो आप एविडेंस को कंसोलिडेट भी कर रहे हैं। theory building तो है, generates new conceptual frameworks and grounded theories from existing qualitative data। यहाँ knowledge accumulate हो रही है, allows cumulative knowledge building in qualitative traditions addressing individual study limitations। जो individual study की limitation है उसको ये दूर करता है। inform policy, आप policy makers को inform कर सकते हैं, provide synthesized evidence for educational policy makers, curriculum designers and practitioners। आप studies को bridge करते हैं, identifies patterns, contradictions, and gaps across studies conducted in diverse contexts। Diverse context में विविध पृष्ठभूमियों में किए गए अनुसंधान है, उसमें contradiction हो सकता है, उसमें कोई अंतराल हो सकता है, कोई विरोधाभास हो सकता है, आप सबको एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करके इन सबको ब्रिज करने का काम कर रहे हैं। और ट्रांसफरेबिलिटी, इनहेंसेस ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स बियॉन्ड द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टडीज। भाई इंडिविजुअल स्टडी ने एक एंगल से देखा है, दूसरी इंडिविजुअल स्टडी ने दूसरे एंगल से देखा, आपने सबको कंबाइन कर दिया है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के विश्लेषण के बाद जो फाइंडिंग है उसकी ट्रांसफरेबिलिटी की जो सीमा है, जो अप्रोच है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। देन टाइप्स एंड अप्रोचेस में इसकी बात करें तो कई तरीके की अप्रोचेस इसमें चल रही है, मेटा एथनोग्राफी, मेटा स्टडी, थीमेटिक सिंथेसिस और मेटा समरी। किसने कब दी है? सबसे पुरानी मेटा एथनोग्राफी है 1988 में, फिर 2001 में मेटा स्टडी आई, 2008 में थीमेटिक सिंथेसिस की बात की गई है, और 2007, अच्छा 2007 पहले, मेटा समरी आया है। तो मेटा एथनोग्राफी क्या है? मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच है, ट्रांसलेट्स कंसेप्ट्स अक्रॉस स्टडीज, यूजेस रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन एंड प्रोड्यूसेस न्यू इंटरप्रिटेशंस, है ना। तो ये आपको इतना डिटेल आपके अभी हिसाब से अभी नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन नाम जानिए कि हाँ मेटा एथनोग्राफी होती है, इसमें मेटा स्टडी होती है। मेटा स्टडी के देखो 3 कंपोनेंट्स है, मेटा डेटा एनालिसिस, मेटा मेथड, मेटा थ्योरी, हर चीज में मेटा जुड़ा हुआ है। क्रिटिकली एग्जामिन्स मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडीज, यहाँ पे जो मेटा स्टडी करते हैं तो उसमें जो स्टडी मेथोडोलॉजी यूज हुई है स्टडी में उसको क्रिटिकल एग्जामिन किया जाता है। फिर थीमेटिक सिंथेसिस में हम थीम्स अक्रॉस स्टडीज आइडेंटिफाई करते हैं। मेटा समरी में हम एग्रीगेट करते हैं rather than interpret, extract manifest content और calculates frequency, effect sizes, bridges qual and quant traditions। qual क्या है? qualitative, quant क्या है? quantitative। तो मेटा समरी ज्यादा क्वांटिटेटिव की तरफ है, क्योंकि ये क्या कह रहा है? एग्रीगेट्स रादर देन इंटरप्रेट, ये इंटरप्रेट नहीं कर रहा है, सिर्फ जोड़ रहा है, ठीक है ना। फिर आप स्टेप्स देख लीजिए, स्टेप्स इसमें क्या होंगे कि इसके लिए भी पहले कोई रिसर्च क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसकी डिमांड हो कि हम बहुत सारी क्वालिटेटिव रिसर्चेस की जो फाइंडिंग्स है उनकी एनालिसिस करेंगे, है ना। फ्रेम अ क्लियर फोकस्ड क्वेश्चन, फिर आप सर्च कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए स्टडीज को कि कौन सी क्वालिटेटिव स्टडीज आपने निकाली है, उनकी आपको एनालिसिस, मेटा एनालिसिस करनी है। आपको डेटाबेस सर्च करना पड़ेगा, कीवर्ड्स डिफाइन करने पड़ेंगे। फिर आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे और क्या क्या हटाएंगे, मतलब स्टडी डिजाइन आप डिसाइड कीजिए। डेट रेंज मान लीजिए आपने तय कर लिया 2020 से 2025 तक की हम इस टॉपिक की क्वालिटेटिव स्टडी लेंगे। भाषा हिंदी लेंगे या अंग्रेजी लेंगे, कंटेक्स्ट नेशनल लेंगे, इंटरनेशनल लेंगे, कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तभी तो तय करेंगे। फिर आप अप्रेज स्टडी क्वालिटी, आप यूज टूल्स लाइक सीएसपी का भी फुल फॉर्म आगे है। देन एक्सट्रैक्ट डेटा, तब आप उसमें से डेटा निकालिए, फाइंडिंग निकालिए, कंसेप्ट आइडेंटिफाई कीजिए, थीम्स निकालिए हर स्टडी से। अब आपको उसको फाइंडिंग्स को सिंथेसाइज करना है, चाहे आप अलग अलग भाषाओं में है मान लीजिए, तो उनको ट्रांसलेट कीजिए, उनकी तुलना कीजिए और न्यू इंटरप्रिटेशंस कंस्ट्रक्ट कीजिए, और लास्ट में आप उसको थ्योरी बनाइए और रिपोर्टिंग कीजिए। प्रेजेंट सिंथेसाइज्ड फ्रेमवर्क विद इम्प्लीकेशंस। तो ये स्टेप्स क्वालिटेटिव मेटा एनालिसिस में फॉलो होते हैं। देन डेटा सोर्सेज एंड इंक्लूजन क्राइटेरिया देख लीजिए भाई। डेटा सोर्सेज हम ये मान सकते हैं कि चलो हम पब्लिश्ड जर्नल आर्टिकल लेंगे, पीयर रिव्यूड क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज से,
या हम डिजर्टेशन और थीसिस लेंगे, अनपब्लिश्ड है लेकिन एकेडमिकली रिगरस वर्क होता है, या हम कॉन्फ्रेंस पेपर्स ले लेंगे, रीसेंट कटिंग एज क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स मिल जाएंगी, या हम बुक चैप्टर्स ले सकते हैं जिसमें आपको थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल डिस्कशन मिल जाएगा, या हम ग्रे लिटरेचर ले लें, रिपोर्ट्स ले लें, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स ले लें क्वालिटेटिव डेटा का। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा कि हम वो लेंगे जो जिसमें क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी का यूज किया गया है, वो लेंगे जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट होगा, वो लेंगे जो पीयर रिव्यूड रिसोर्सेज से हमको मिलेगा, हमको वो लेंगे जिसके पास सफिशिएंट डिटेल होगा इंटरप्रिटेशन के। क्या नहीं लेंगे? क्वांटिटेटिव या मिक्स मेथड स्टडीज मत लीजिए भाई, आप क्वालिटेटिव चाहिए ना आपको प्योरली। या क्या मत लीजिए? नॉट मीटिंग मिनिमम क्वालिटी थ्रेशोल्ड, ऐसा कोई ऐसा मतलब सब स्टैंडर्ड काम है उसको मत लीजिए, है ना। तो ये आपका डेटा सोर्सेस कहाँ से ले सकते हैं और क्या इंक्लूड करना है ये। देन मेटा एथनोग्राफी, देखिए नॉबलेट एंड हेयर्स के 7 फेजेस हैं, कह रहा है कि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो इसको समझ लीजिए कि इसमें सबसे पहला स्टेप है गेटिंग स्टार्टेड, पहले तो स्टार्ट होना है। कैसे स्टार्ट होंगे? आइडेंटिफाई एन इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट इन ए फेनोमेना टू बी स्टडी। भाई हम किसी फेनोमेना को सारे एंगल से, मतलब जितने मैक्सिमम पॉसिबल एंगल्स हैं उससे स्टडी करना चाहते हैं, तभी तो मेटा एनालिसिस करने जा रहे हैं, अदरवाइज हमारी सिंगल स्टडी से काम चल जाएगा। तो हमको एक इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट हमारा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम किस फेनोमेना को, किस बौद्धिक थीम में हमारी रुचि है। फिर हम डिसाइड करें व्हाट इज रेलेवेंट, सर्च कीजिए, सेलेक्ट कीजिए स्टडीज को, किन की तुलना करनी है, फिर हम पढ़ेंगे। रिपीटेडली रीड ईच स्टडी आइडेंटिफाइंग की मेटाफर्स एंड कंसेप्ट, जो भी आपने चुन के लाए हैं कि हाँ हमको इनका मेटा एनालिसिस करना है, उसको बार बार आपको पढ़ना होगा। फिर हमको रिलेटेडनेस देखनी होगी कि अच्छा दोनों आपस में कैसे संबंधित हैं, कैसे असंबंधित हैं। डिसाइड हाउ दी स्टडीज आर रिलेटेड, हमको ये तय करना होगा कि स्टडीज आपस में कैसे जुड़ रही हैं, क्या वो समान है, क्या वो एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, है ना। फिर ट्रांसलेटिंग इनटू वन अनदर, कंसेप्ट्स फ्रॉम वन स्टडी इनटू कंसेप्ट्स फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे में फिर हम मर्ज हो जाएंगे, और फिर हम ट्रांसलेशंस को सिंथेसाइज करेंगे, क्रिएट अ होल रेसिप्रोकल रेफ्यूटेशनल और लाइन ऑफ आर्गुमेंट सिंथेसिस, जो भी निकल के आए कि हाँ सारी स्टडी एक ही बात का समर्थन कर रही है, या ये स्टडी जो कह रही है दूसरी उसको काट रही है, या इन स्टडीज का तर्क ये निकल के आ रहा है, जो भी निकल के आए। और फिर हम सिंथेसिस को एक्सप्रेस करेंगे, राइट अप एंड कम्युनिकेट दी मेटा एथनोग्राफी फाइंडिंग्स। तो ये चूंकि सबसे पॉपुलर था इसलिए इसके स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। देन क्वालिटी अप्रेजल ऑफ इंक्लूडेड स्टडीज देख लीजिए, ये सबका आपको फुल फॉर्म मिल गया। देखिए CASP चेकलिस्ट क्या है? क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स प्रोग्राम। एंड ट्रेक क्या है? एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग QMA। QMA क्या है? क्वालिटेटिव मेटा एनालिसिस। और ग्रेड CER क्वाल क्या है? कॉन्फिडेंस इन एविडेंस फ्रॉम रिव्यूज। तो वो कह रहा है क्वालिटी अप्रेजल इंश्योर्स ओनली रिगरस क्वालिटेटिव स्टडीज आर इंक्लूडेड इन द सिंथेसिस, यानी कि आपको रिगरस क्वालिटेटिव स्टडीज को ही लेना चाहिए जब आप मेटा एनालिसिस कर रहे हो। तो जैसे मान लीजिए CASP चेकलिस्ट क्या है कि हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं क्वालिटेटिव स्टडीज के लिए, हम उनके क्या करेंगे? एम्स को, मेथोडोलॉजी को, डिजाइन को, रिगर को और इथिक्स को इवेल्युएट करेंगे, और जो मोस्ट वाइडली यूज्ड हो एजुकेशन, मतलब ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड होता है एजुकेशन और हेल्थ में। एंट्री क्या कह रहा है कि हमको 21 आइटम रिपोर्टिंग गाइडलाइन फॉलो करेंगे, हम फ्रेमवर्क, सर्चिंग, अप्रेजल, सिंथेसिस देखेंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी और रिप्लिकेबिलिटी बढ़ती है। ये क्या कह रहा है कि एसएसएस कॉन्फिडेंस इन रिव्यू फाइंडिंग्स, हम 4 कंपोनेंट यहाँ पे देखेंगे, कोहेरेंस है कि नहीं स्टडीज में, एडिक्वेट है कि नहीं, रेलेवेंट है कि नहीं, और लिमिटेशंस क्या है। ये पॉलिसी रेलेवेंट सिंथेसिस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे एजुकेशन के लिए है, मतलब एजुकेशन में अगर आप करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो आप ये देख लीजिए कि क्वालिटेटिव स्टडीज के आपको कम हर 10 क्वेश्चन आपको कम से कम लेने हैं, आपको एम, मेथोडोलॉजी, डिजाइन, रिगर और इथिक्स को इवेलुएट करना है, और सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ओके, देन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस की बात करें तो एडवांटेज क्या है कि सिंथेसाइजेस रिच क्वालिटेटिव एविडेंस सिस्टमैटिकली, और रिच आपको डेटा मिल जाएगा, न्यू थ्योरी डेवलप हो सकती है इंडिविजुअल स्टडीज के बियॉन्ड, ट्रांसफरेबिलिटी बढ़ जाएगी, जो कहा जाता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, एविडेंस बेस्ड एजुकेशनल पॉलिसी के लिए भी यूजफुल है, और कॉम्प्लेक्सिटी और कंटेक्स्ट ऑफ फेनोमेना को रेस्पेक्ट करता है। लेकिन लिमिटेशन क्या है? टाइम कंज्यूमिंग, एक स्टडी का तो फाइंडिंग का इंटरप्रिटेशन इतना भारी पड़ता है, यहाँ कई का करना है आपको, टाइम कंज्यूमिंग है, रिक्वायर्स इंटरप्रेटिव एक्सपर्टीज, आपके पास ये एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आप इंटरप्रिटेशन कर सकें। रिस्क ऑफ रिसर्चर बायस वो हमेशा रहेगा, कंपेयरिंग स्टडीज फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स, नो एग्रीड अपॉन यूनिवर्सल मेथोडोलॉजी, कोई इसकी यूनिवर्सल मेथोडोलॉजी या स्टैंडर्ड अभी तक सेट नहीं है, एंड डिफिकल्ट टू असेस कमेंसरेबिलिटी अक्रॉस स्टडीज। ओके, देन एप्लीकेशंस देख लीजिए कि जैसे
इंक्लूसिव एजुकेशन में आप कर सकते हैं कैसे? सिंथेसाइजिंग क्वालिटेटिव स्टडीज ऑन टीचर्स लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। मान लीजिए कि समावेशी कक्षों में शिक्षक को जो अनुभव मिलता है उसके कई सारे आपको क्वालिटेटिव स्टडीज हैं, उनको सिंथेसाइज कर दीजिए तो आपको और बेहतर पता चल जाएगा टीचर का क्या एक्सपीरियंस है, टीचर की आइडेंटिटी, स्टूडेंट की लर्निंग, करिकुलम रिसर्च, जेंडर और एजुकेशन, ड्रॉप आउट और रिटेंशन, सब आप इससे पता कर सकते हैं। जेंडर एंड एजुकेशन में क्या है? सिस्टमैटिक सिंथेसिस ऑफ क्वालिटेटिव स्टडीज ऑन जेंडर डिस्पैरिटी इन स्टेम एजुकेशन। कई सारे रिसर्चेस निकाल के उनकी मेटा एनालिसिस कर लीजिए। तो इतने तरीके के अनुप्रयोग हैं, मतलब हर जगह यूज हो सकता है, कहने का ये है। देन की स्कॉलर्स और रेफरेंसेस देख लीजिए। नॉबलेट एंड हेयर का बार बार हम लोग नाम ले रहे हैं, मेटा एथनोग्राफी इनका कंसेप्ट है। पीटरसन एटल का मेटा स्टडी है। सैंडलोवस्की एंड बैरोसो आप देख लीजिए। थॉमस एंड हार्डन, थॉर्ने एटल, डिक्सन वुड्स, है ना? आपको पता चलेगा कि किन लोगों ने काम किया है मेटा एनालिसिस पे, क्वालिटेटिव मेटा एनालिसिस। ओके, सो थैंक यू। इट इज अ न्यू टॉपिक फॉर मी टू, and it is in your syllabus, so go through it, and best of luck for your examinations, your PhD, your research work, your dissertation, and all. So thank you for watching.